हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। एक बार फिर आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इज़राइल सर जीएस में आप सभी का स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपने समय का सदुपयोग कर रहे होंगे और जिस काम में हम लगे हुए हैं कोशिश कर रहे हैं कि लोग बागों को सब मिलकर हम लोग आपको सिखाएं कि किस प्रकार आपकी जीएस की तैयारी करें और उस हिसाब से हम स्ट्रेटेजी क्रिएट करें, उस हिसाब से हम एक रणनीति बनाएं ताकि जीएस का जो पोर्शन होगा वो आपके एग्जामों में मेमोराइज करा हुआ है, पढ़ा हुआ है। और इन्हीं हम उम्मीदों और इन्हीं आशाओं के साथ हम कोशिश कर रहे हैं हर एक व्यक्ति तक पहुंचने की और उम्मीद करते हैं कि यदि आपको क्लास हमारी पसंद आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल के बारे में उन लोगों तक आपकी जानकारी पहुंचाएं। इन्हीं के साथ एक नए तथ्य बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, सभी एग्जामों की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, आज तक की क्लासों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एक बहुत बड़े तथ्य पर हम बात करने वाले हैं। और वो तथ्य ये है, सब लोग पहले सबसे बड़ी खबर के बारे में लिखे। सबसे बड़ी खबर है और सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत द्वारा 2070 ईस्वी तक 2070 ईस्वी तक अपने आप को जीरो नेट अनाउंसमेंट करने की घोषणा कर दी गई है। जरूर लिखें सब लोग, अब तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब तक का, मैं बार बार बोल रहा हूं, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है कि 2070 आपकी सेंचुरी तक भारत जो है अपने आप को हमारी जीरो नेट का मतलब होता है शून्य नेट घोषित कर देगा। ये आपकी हमारी घोषणा की गई है भारत के द्वारा, बहुत बड़ा आपकी हमारी रीजन है। और जब इस बात की घोषणा करी गई है तभी भारत ने अपने आप को LTLEDS इस समूह में भी शामिल कर लिया है, गया है। ये बात, अपने आप को इस समूह में भी शामिल कर लिया है। अब इसका आप वर्ड का पूरा नाम लिख लें, आपकी इस वर्ड का पूरा नाम होता है लॉन्ग टर्म लो इमिशन। इसका मतलब होता है आपकी डेवलपमेंट। और इसका मतलब, एस का मतलब होता है आपकी स्ट्रेटेजी। एल फॉर लॉन्ग, टी फॉर टर्म, एल फॉर लो, ई फॉर इमिशन, डी फॉर डेवलपमेंट और एस फॉर स्ट्रेटेजी। इस समूह में भी भारत ने अपने आप को शामिल कर लिया है, ये लिखना है। और इसी समूह में शामिल करने के दौरान आपकी हमारी इस बात की घोषणा की गई है कि भारत 2070 ईस्वी तक अपने आप को शून्य नेट यानी जीरो नेट आपकी हमारी घोषित कर देगा। ये सबसे महत्वपूर्ण खबर है, बहुत ज्यादा आएगी आपकी हमारी। और इस बात की जो घोषणा है कि भारत अपने आप को शून्य नेट 2070 ईस्वी तक आपकी घोषित करेगा, इस बात की घोषणा भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा की गई है। ये आप लिखेंगे। इस बात का जो अनाउंसमेंट किया गया, मैं बार बार बोल रहा हूं, अब तक की सबसे एनर्जेटिक, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी आपके लिए खबर ये है कि भारत के आपकी जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर है, पर्यावरण मंत्री है भूपेंद्र यादव साहब, उन्होंने अनाउंसमेंट करा है कि भारत आपकी 2070 ईस्वी तक आपकी हमारी जीरो नेट हो जाएगा, जीरो नेट एक देश हो जाएगा आपकी हमारी, इस बात की घोषणा कर दी गई है। और जब इस बात की घोषणा आपकी भूपेंद्र यादव साहब के द्वारा की गई तभी उन्होंने देश को यानी हमारी कंट्री को, भारत देश को आपकी किस समूह में शामिल करा? LTLEDS एक समूह होता है, अभी इन पे सबसे चर्चा करेंगे। इसका नाम होता है लॉन्ग टर्म लो इमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, आपकी हमारी इसका फुल फॉर्म होता है। अब देखो, ये तो एक आपकी जनरल अवेयरनेस है, मैं बार बार आपको यही तथ्य समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये खबर जो है एक जनरल अवेयरनेस है। अब इस जनरल अवेयरनेस की खबर से हम अपने आप को जोड़कर देखते हैं कि जनरल अवेयरनेस से कैसे आपकी जीएस बन जाती है, जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आती है। एक बात यहां ध्यान से लिखें सारे लोग आपकी हमारी,
अब मैं आप लोगों को ये पूरा तथ्य जो सिनेरियो है वो समझाने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से लिखेंगे सब, जैसे जैसे मैं बताता रहा हूं लिखते रहें। देखो क्या हुआ है, पहली बात तो आप ये लिखें, देखो इसको सब लिखें आपकी हमारी कि ये आपकी हमारी घोषणा जो है वो करें। देखो इस बात की घोषणा की भारत आपकी 2070 ईस्वी तक जीरो नेट ये हिंदी में हमने इसको कह दिया शून्य नेट आपकी हमारी घोषित कर देगा, या ये आपकी 2070 ईस्वी तक भारत जीरो नेट आपकी 2070 तक हो जाएगा। तो इस बात का अनाउंसमेंट जो भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया है, जो भारत के अभी हमने लिखा था सब लोगों के सामने, वो पर्यावरण मंत्री है, इन्वायरमेंट मिनिस्टर है। तो इन्होंने इस बात का अनाउंसमेंट करा था कि एक देश है इस दुनिया का मिस्र, और इस देश का एक शहर है और उस शहर का नाम है शर्म अल शेख। इस शहर में करी है हम इस बात की घोषणा। मिस्र की राजधानी तो आपको पता ही होगा, काहिरा है। मिस्र की अगर कैपिटल के बारे में बात करेंगे तो मिस्र अफ्रीका महाद्वीप, अभी मैं आप लोगों को आपकी आप एक वीडियो आपकी हमारी सुनेंगे, हमारी उस पर अपलोड हुई होगी, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत आपकी डिस्कशन कर रहे होंगे, तो उसमें हम कॉन्टिनेंट बता रहे होंगे आप लोगों को। तो मिस्र जो है अफ्रीका महाद्वीप का देश है, इसकी राजधानी काहिरा है, और इस मिस्र देश का एक शहर है शर्म अल शेख। यहाँ इस बात की घोषणा हमारे भारत के एनवायरमेंट मिनिस्टर आपकी भूपेंद्र यादव के द्वारा की गई है कि जीरो नेट भारत जो है वो कब तक हो जाएगा, 2070 ईस्वी तक हो जाएगा। अब देखो मिस्र में आपकी क्या करने गए, और इस बात की घोषणा आपकी हमारी उनके द्वारा क्यों की गई, और यही क्यों की गई, नई दिल्ली में क्यों नहीं करी है उन्होंने, तो इस बात को पहले इस बात को समझ लेते हैं। देखो एक संगठन है और उस संगठन का नाम है आपकी कोप, ये वाला है ना, इसका फुल फॉर्म होता है आपकी कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये इसका फुल फॉर्म है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। सी का मतलब कॉन्फ्रेंस है, ओ का मतलब पार्टी, सॉरी ऑफ है, और पी का मतलब है पार्टीज। पार्टीज का मतलब होता है आपके, ध्यान से समझ लेना, कंट्री को बोल रहे हैं पार्टीज। कंट्री यानी देश जो होते हैं उन्हें वास्तविकता में क्या बोला जाता है, पार्टीज कहती है। देखो ऐसा हुआ है, अब यहां लिखना स्टार्ट करना, जैसे जैसे मैंने खबर लिखी है इनको आप लिखें सारे। देखो आप आजकल समझ रहे हो कि इस दुनिया में बहुत ज्यादा जलवायु परिवर्तन हो रहा है ना। अब मैं समझाना स्टार्ट करता हूँ, देखो जोड़ लेते हैं इस खबर को, किससे जुड़ेगी, जीए की खबर को हम अब जीएस बना लेते हैं कि जीएस से कैसे जीएस बनती है, और सबसे ज्यादा एग्जामों में इसी मेथड पर आता है। मैं रोज इस बारे में आप लोगों से डिस्कशन कर रहा हूँ। अब देखो उसको हम जोड़कर देखते हैं आपकी हमारी कि वो कैसे आता है, आपकी हमारी ये वाली है ना, अब वो कैसे आती है आपकी हमारी, उस खबर को हम लोग आपकी हमारी जोड़कर देखते हैं कि उन खबरों से रिलेटेड आपकी हमारी जो तथ्य होते हैं वो आपको एग्जामों में आपकी हमारी कैसे मालूम होती है। ठीक है, अब देखो आप उन्हें समझे आपकी हमारी कि वो कैसे। देखो क्या हुआ, जलवायु परिवर्तन आपकी हो रहा है। जलवायु परिवर्तन का मतलब ही आपकी हमारी वास्तविकता में मौसम परिवर्तन है, वेदर चेंज होना होता है। ये बात, जलवायु परिवर्तन का मतलब ही आपकी हमारी क्या होता है, मौसम परिवर्तन होना होता है। यानी कि आप देख रहे हो ना कि कितनी तेजी के साथ मौसम परिवर्तन हो रहा है। जैसे इसी साल हम 2022 ईस्वी की बात करें तो 2022 ईस्वी में जो आपकी हमारी रेनिंग सीजन होता है हमारे भारत में, बरसात का जो मौसम होता है वो अमूमन आपकी हमारी स्टार्ट हो जाता है जुलाई, लेकिन इस साल जुलाई में बरसात नहीं हुई, अगस्त में बरसात नहीं हुई, बल्कि सबसे ज्यादा बरसात आपकी हमारी कब देखी गई थी, आपकी हमारी अक्टूबर के मंथ में बहुत ज्यादा बरसात देखने को मिली भाई। यानी जब बरसात होनी चाहिए थी तब बरसात नहीं हुई, जब गर्मी पड़नी चाहिए थी तब आपकी हमारी बरसात या गर्मी नहीं पड़ी, जब सर्दियां स्टार्ट होनी चाहिए थी उस मौसम में सर्दियां स्टार्ट ना होकर आपकी हमारी गर्मियां आपकी उस मौसम में पड़ रही हैं। तो ये जो स्थिति होती है ना आपकी, इस स्थिति को आपकी जब मौसम आपकी अपने समय के अनुसार सर्कल को आपकी मूव ना कर पाए, उसको घुमा ना पाए, तो ये जिसके कारण मौसम परिवर्तन आपकी हमारी हुआ है ना, इस वाले मौसम परिवर्तन की स्थिति को क्या बोला जाता है, क्लाइमेट चेंज, ये जलवायु परिवर्तन है। अब जलवायु परिवर्तन इतनी तेजी के साथ हुआ, इतनी तेजी के साथ आपकी हमारी जलवायु परिवर्तन हुआ था कि इस पर आपकी हमारी लोग बागों ने विचार करना स्टार्ट करा कि यदि इतनी ही तेजी के साथ जलवायु परिवर्तन होता रहा तो फिर इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना तो हमारी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, पृथ्वी आपकी हमारी नष्ट हो सकती है, समाप्त हो सकती है। तो उसी सिलसिले में आपकी हमारी क्या हुआ, एक देश है आपकी ब्राजील, ब्राजील की राजधानी तो ब्राजीलिया है, इसका एक शहर है रियो डी जेनेरियो।
ध्यान से समझना मुझे सारे लोग। रियो डी जेनेरियो एक शहर है, रियो डी जेनेरियो। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है, लेकिन उस देश का एक शहर है रियो डी जेनेरियो। जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली, और हमारे भारत का एक शहर हम कुछ भी ले लें, जैसे कानपुर होता है, बेंगलुरु होता है, हैदराबाद होता है, आपकी हमारी बहुत सारे शहर है। ऐसी यह शहर है। इस शहर में एक बैठक हुई 1992 और ये पृथ्वी के संबंध में बैठक की गई थी 1992 में, और इस वाली बैठक का नाम रखा गया था प्रथम विश्व पृथ्वी सम्मेलन। इस सम्मेलन का नाम, इस सम्मेलन का नाम रखा गया था प्रथम विश्व पृथ्वी सम्मेलन। तो अब ये देखो एक क्वेश्चन बन गया कि सबसे पहला दुनिया का पृथ्वी सम्मेलन आपकी कब हुआ? 1992 में। मकसद था पृथ्वी को हम कैसे बचाएं? कैसे बचाने का मकसद था कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिसको मैं भी बता रहा था आपकी हमारी, ये कैसे आपकी इंप्रूव किया जा सकता है, कैसे सुधारा जा सकता है। तो अब 1992 में जब ये बैठक हुई सबसे पहले रियो डी जेनेरियो में, तो अब क्या बहुत सारे देश इस दुनिया के भाग लेने सम्मेलन में गए। अब इन सब देशों के द्वारा आपकी हमारी क्या किया गया, इन सब देशों ने आपस में मिलकर आपकी हमारी एक समूह बनाया, और एक आपकी हमारी भैया सॉरी इन सभी देशों ने आपस में मिलकर एक समझौता करा। समझौता का मतलब होता है एग्रीमेंट। और इस आपकी हमारी समझौता जो इन सभी देशों के द्वारा आपकी हमारी किया गया था, इस समझौते का नाम रखा गया था UNFCCC। इस समझौते का नाम। अभी उत्तर प्रदेश में एक एग्जाम हुआ था पैट का, उस एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म मुझे दी। तो देखो UNFCCC की फुल फॉर्म लिख लें आप। U4 होता है आपकी हमारी यूनाइटेड, N4 होता है आपकी हमारी नेशन, ठीक है। F4 होता है आपकी हमारी फ्रेमवर्क, C4 होता है आपकी हमारी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन, है ना। ओन, C का मतलब होता है क्लाइमेट, और बाद वाले सी का मतलब होता है चेंज। ये बहुत ज्यादा आता है आपको एग्जाम में, सबसे ज्यादा आता है ये वाला तथ्य, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अब देखो आपको यहाँ पीछे वर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा, क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन है। कन्वेंशन आपकी हमारी यानी कि आपस में कन्वेंस किया गया, लोगों को समझाया गया। और यूनाइटेड नेशन का मतलब होता है यूएनओ के आधीन चीजें। तो एक समझौता हुआ सभी देशों के बीच में, और उस समझौते का नाम UNFCCC रखा गया। इस समझौते को किया गया 1992 ईस्वी में, लेकिन इस समझौते को जो लागू किया गया था, प्रभावी करना, जो आपकी हमारी लागू किया गया, प्रभावी किया गया इसको, ये जो इस समझौते को आपकी हमारी प्रभावी किया गया था, तो प्रभावी किया गया था इसको मार्च 1994। प्रभावी करने का मतलब यह था कि इस समझौते में आपकी हमारी उन मुद्दों पर चर्चा की गई थी आपकी कि किस प्रकार हम जलवायु परिवर्तन या मौसम परिवर्तन जो आपकी हो रहा है उसको हम कैसे रोक सकते हैं, उसमें हम कैसे सुधार या इंप्रूवमेंट हम ला सकते हैं। तो इसे हुआ समझौता 1992 में, लेकिन इंप्लीमेंट जो किया गया अप्लाई, वो मार्च 1994 में किया गया। शुरू में इस समझौते के तहत, इस वाले समझौते के तहत 50 देश थे। शुरू में इस समझौते के तहत जो आपके देश इसके सदस्य थे वो 50 थे। वर्तमान में लिख लेना आपकी हमारी UNFCCC आपकी समझौते के जो सदस्य देश है वो 197 है, 117। समझौते के जो आपके सदस्य देश है आपकी हमारी, उनकी संख्या कितनी है? 197 है, 197 है। अब ये जो समझौता हुआ था, इस समझौते को जो मानने वाले देश हैं, देखो कितने हैं? 50। अब कितने हो गए इसके सदस्य देश आपके? 197। इस समझौते के जो सदस्य देश हैं, मैं बार बार देखो बोल रहा हूं, जो सदस्य देश हैं, इन वाले सदस्य देशों को आपकी हमारी जो बोला जाता है ना, इन वाले सदस्य देशों को, इन वाले सदस्य देशों को आपकी हमारी आपस में मिलकर एक नाम दिया गया है, और जिस नाम को हम कह देते हैं ओ। इसको एक नाम दिया गया जिसको कहते हैं ओ। अब देखो आपकी समझ में आ तो गया होगा ना कि कोप का मतलब होता है ऐसे लोग जो UNFCCC को आपकी हमारी मानते हैं, उसकी बताई गई बातों का हम पालन करते हैं। मैं अभी बताऊंगा इसमें इस समझौते में क्या क्या बातें की गई थी आपकी हमारी।
तो इनकी बातों को फॉलो करते हैं, तो उन देशों का समूह जो होता है वो क्या कहलाता है? कोप। कोप का फुल फॉर्म हमने लिख लिया, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है। अब पार्टीज का मतलब यहाँ देश है, यानी कि आपकी कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है बैठक, ऑफ का मतलब का, पार्टीज का मतलब देश, यानी देशों की एक बैठक। और कौन से देशों की बैठक? आपकी जो UNFCCC समझौते को एग्री करते हैं, मानते हैं और उसमें बताई गई बातों को आपके फॉलो करते हैं। अब देखो, इसी तथ्य पे यदि हम बात करें तो पहले हम समझ रहे हैं शर्मल शेख का मतलब क्या है। तो अब इसी तथ्य को यदि हम आगे लेकर चलते हैं तो ये जो UNFCCC समझौते को मानने वाले देशों का समूह कोप है, तो कोप की जो बैठकें होती हैं, अगर पहली बैठक है तो उसे बोल दिया जाता है कि कोप फर्स्ट। इसके बाद कोप की अगर दूसरी बैठक है तो इसे बोल दिया जाता है कोप सेकंड। अगर तीसरी बैठक है तो इसे बोल दिया जाता है कोप थर्ड। चौथी बैठक है तो इसे बोल दिया जाता है कोप फोर्थ। तो पीछे जो लगे हुए वर्ड है ना, ये आपकी बैठकों के आपकी हमारी भाई इनके नंबर्स हैं कि नंबर्स ऑफ कॉन्फ्रेंस कौन से नंबर की पहले, नंबर्स ऑफ कॉन्फ्रेंस कौन से नंबर की दूसरे, नंबर ऑफ कॉन्फ्रेंस कौन से नंबर की आपकी चौथे। तो इसका मतलब इन देशों की हर साल एक बैठक होती है, और उन बैठकों को जो UNFCCC समझौते को मान रहे हैं, इन देशों की जो बैठक हो रही है, उन बैठकों को कोप फर्स्ट, कोप सेकंड, कोप थर्ड, कोप फोर्थ ऐसे करके आपकी हमारी उन्हें मानी। अब आप लिखना स्टार्ट करना, जैसे मैं बता रहा हूं, कोप की सबसे पहली बैठक, सबसे कोप फर्स्ट के नाम से सबसे पहली बैठक 1995 ईस्वी में बर्लिन शहर में हुई। और बर्लिन शहर सबको याद होगा, मैंने कभी आपकी क्लास में बात करी होगी, बर्लिन शहर जर्मनी की राजधानी है। और ये शहर, ये साथ साथ आप लिखते रहा करो, स्प्री नदी के तट पर बसा हुआ है। एक नदी बहती है, जैसे हमारे भारत की राजधानी नई दिल्ली यमुना नदी के तट पर आपकी बसी हुई है, वैसी इस पे जर्मनी की राजधानी आपकी बर्लिन जो है वो स्प्री नदी के तट पर बसी हुई है। यहाँ कोप की सबसे पहली बैठक हुई। तब से लेकर अमूमन लगभग प्रत्येक वर्ष आपकी कोप की बैठकें होती हैं। अब देखो, उम्मीद कर रहे हैं हम लोग कि शायद हम सब लोगों को पता चल ही गया होगा कि कोप का मतलब क्या होता है। तो लगातार जब इसकी बैठकें होती हैं, तो अब क्या हुआ था, हम लोग 2022 में, तो 2022 ईस्वी में कोप का 27वें नंबर की बैठक हुई। तो इसको कोप 27 बोल दिया जाएगा, जैसे इसको कोप फर्स्ट बोला गया। तो 27वें नंबर की जो बैठक हुई है कोप की, वो मिस्र का आपकी हमारी जो शहर है शर्म el शेख में की गई, शर्म el शेख में की गई। और इस बैठक में आपके वो देश भाग लेने जाते हैं जो आपकी हमारी UNFCCC समझौते को मानते हैं, 197 के 197 देश। तो अब इस वाली 27वें नंबर की बैठक जो 2022 में हुई है कोप की, इसमें भारत की ओर से भूपेंद्र यादव भाग लेने गए हुए थे। और तभी उन्होंने आपकी अनाउंसमेंट करा था कि भारत जो है आपकी 2070 तक आपकी हमारी जीरो नेट की कंडीशन में चला जाएगा, या शून्य नेट की स्थिति में चला जाएगा। ये रीजन हुआ कोप का। अब कुछ आंकड़े मैं बता रहा हूं, आप लिख लेना। कोप की पिछले साल आपकी 2021 ईस्वी में आपकी हमारी एक बैठक हुई थी, और उसका नाम था आपकी हमारी कोप 26। और कोप 26 का आयोजन किया गया था ग्लासगो, एक शहर है, और ये शहर है आपकी स्कॉटलैंड का ब्रिटेन के बराबर में एक देश है। अगला वाला लिख लेना आप सब लोग, तथ्य कोप का जो आपकी अगले वर्ष 2023 ईस्वी में, 22 में आपकी हमारी ये हुआ, 23 ईस्वी में जो कोप का 28वें नंबर की बैठक होगी, ये बैठक होगी आपकी दुबई में। दुबई शहर है, आपको सबको पता होगा, आपकी हमारी संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात ये है ना। संयुक्त अरब अमीरात को इंग्लिश में UAE कह देते हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात को। यूनाइटेड का मतलब संयुक्त होता है। तो अगला बैठक यहाँ होगी, वर्तमान में यहाँ हुई, पिछले साल यहाँ हुई थी, और सबसे पहली वाली बैठकों की शुरुआत आपकी हमारी यहाँ पर की गई। एक बड़ा है, कभी मुझे मौका मिलेगा पढ़ाने का तो मैं आपको समझा के जाऊंगा। आपकी हमारी कोप की एक सबसे ज्यादा बैठक जो आपसे पूछी जाती है आपकी, वो एक बैठक होती है आपकी 2015 वाली। देखो, एक कोप की बैठक हुई थी आपकी हमारी एक, और ये बैठक थी कोप की 21वें नंबर की एक बैठक थी, और इस बैठक का आयोजन किया गया था 2015 में। और कोप की 21वें नंबर की बैठक हुई थी पेरिस में। पेरिस फ्रांस की राजधानी है, और ये पेरिस शहर सीन नदी के तट पर बसा हुआ, सीन नदी के तट पर है आपकी हमारी।
और इसमें जब बैठक हुई थी 21वें नंबर की 2015 में पेरिस में, तो यहाँ पर एक समझौता हुआ था। जैसे यहाँ पर आपकी हमारे समझौते पर हम बात करेंगे, और इस वाले समझौते को कहते हैं पेरिस जलवायु समझौता। मैं अभी जो जलवायु की बात कर रहा था आप लोगों से, तो ये पेरिस जलवायु समझौता। अब ये क्वेश्चन आपको मैं पढ़ाऊंगा, आप चिंता ना करें इस वाली बात को कि पेरिस जलवायु समझौता क्या होता है। तो पेरिस, बस आप अभी फिलहाल इतना याद करें कि पेरिस जलवायु समझौता कब हुआ, 2015 में। ये कौन सी बैठक के दौरान हुआ था, कोप की 21वें नंबर की बैठक के दौरान। इस साल कोप की कौन सी भी बैठक हो रही है, 27वें नंबर की आपकी, कहाँ आपकी हमारी संपन्न हुई है अभी अभी आपकी शर्म अल शेख शहर में, मिस्र के। और इस बैठक में भारत की ओर से पार्टिसिपेट करने के लिए, भाग लेने के लिए कौन खड़ा हुआ था, भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। और इन्होंने किस बात की आपकी हमारी घोषणा करी है कि भारत 2070 तक जीरो नेट। तो ये तो हुआ कोप का मामला। अब हम लोग एक बात समझ लेते हैं। अब ये बात समझो आपकी कि जीरो नेट जो होता है इसका मतलब क्या होता है, जीरो नेट जो होता है इसका मतलब क्या होता है। अब इसे समझ लो आप लोग, बड़े ध्यान से समझना सारे लोग। जीरो नेट की परिभाषा लिखो आप सब लोग, देखो इसको लिखना सब लोग, जैसे मैं यहां पर बता रहा हूं। जीरो नेट का मतलब होता है, जीरो नेट का उद्देश्य है कि जब किसी भी देश द्वारा किसी भी देश द्वारा कार्बन का उत्सर्जन है ना, या हरित गृह प्रभावित गैसों का उत्सर्जन, ये ब्रैकेट है ना, शून्य यानी जीरो कर दिया जाता है तब उस देश को जीरो नेट या शून्य नेट आपकी हमारी कह दिया जाता है। ये है इसका देखो मतलब समझ में आ गया होगा कि जैसे कार्बन का उत्सर्जन बहुत ज्यादा होता है, हम लोग कार्बन का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, बहुत ज्यादा उत्पादन करते हैं, और जब कार्बन का उत्पादन किसी भी देश के द्वारा बिल्कुल शून्य कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, कार्बन के उत्सर्जन खत्म करने का मतलब होता है ग्रीन हाउस इफेक्टेड गैसें, हिंदी में पढ़ते हैं हरित गृह प्रभावित गैसों का उत्सर्जन बिल्कुल बंद कर दें हम लोग। तो उस देश को आपकी हमारी जो स्थिति का नाम दिया जाता है ना, उस वाली स्थिति को आपकी हमारी क्या कहा जाता है, आपकी जीरो नेट कह देते हैं हम लोग आपकी हमारी, यानी उसको क्या बोल दिया जाता है, शून्य नेट की स्थिति कहते हैं। तो परिभाषा तो ये है। अब इसमें समझना है कि कार्बन क्या होता है या ग्रीन हाउस आपकी इफेक्टेड गैसें क्या होती है, ये क्या होती है आपकी हमारी ये वाली, है ना। अब देखो आप लोग आपकी टॉपिक तो एक था, एक आंकड़ा लिख लो पहले आप सब लोग, आपकी जो मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूं ना, एक आपके फैक्टर है, आप वो लिख लो जो आपकी एग्जामों की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। या फिर चलो हम पहले बात कर लेते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभावित गैसें। अब देखो मेन टॉपिक जो आपकी कोप 27 था वो हमने पूरा कर लिया, उसके बाद मेन जो टॉपिक है आपकी सबका जो सेंटर पॉइंट है जो हमें समझना है, वो एक टॉपिक है आपकी हमारी हरित गृह प्रभावित गैसें, है ना, इन्हें हमें समझना है। इंग्लिश में आपकी हमारी इन्हें पढ़ा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्टेड गैस। अब देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी हरित गृह प्रभाव, पहले तो आप कितना समझो हरित गृह प्रभाव किसे कहते हैं, है ना। इंग्लिश में बोला जाएगा ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, पहले तो आप इतना समझो, पहले इसे समझ लो, उसके बाद गैसों पर बाद में। जो ग्रीन हाउस प्रभाव में आपके योगदान देती है गैसें, उनको आपकी हमारी ग्रीन हाउस इफेक्टेड गैस या हरित गृह प्रभावित गैस बोल देते हैं। देखो होता क्या है, पहले मैं इसकी परिभाषा आपको समझा रहा हूं, देखो सुनना। ये है सूर्य, है ना, ये है पृथ्वी। अब सूर्य से आपकी हमारी जो ऊष्मा आती है पृथ्वी तक आती है, यहां देखो। अब देखो ध्यान से लिख लो पहले, सूर्य से जो पृथ्वी तक ऊष्मा आती है ना, ये हम सूर्य की स्थिति एक और बना लेते हैं। तो सूर्य से जो पृथ्वी तक ऊष्मा आती है, इस ऊष्मा में 3 प्रकार की तरंगें होती हैं।
तीन प्रकार की तरंगे होती हैं इस वाली आपकी ऊष्मा में। इसमें एक तरंगे होती हैं आपकी, उन्हें आप सब जानते होंगे, पराबैंगनी तरंगे। पराबैंगनी तरंगे मैं इंग्लिश में बताता रहूंगा आपको, अल्ट्रा वायलेट वेव्स इंग्लिश में पढ़ा जाता है। एक तरंगे होती हैं इनमें आप लोगों की आपकी, उन्हें कहते हैं प्रकाश तरंगे, है ना, विजुअल वेव्स कहते हैं इंग्लिश। एक तरंगे आपकी हमारी इनमें होती है, उन्हें कहते हैं हम लोग अवरक्त तरंगे। इन्हें थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है ना, इंफ्रारेड वेव्स। तीन प्रकार की तरंगे होती हैं आपकी, है ना। इनमें एक तरंगे होती हैं आपकी हमारी, इनमें जो होती है उनको कहते हैं पराबैंगनी तरंगे। एक तरंगे होती है प्रकाश तरंगे, एक तरंगे होती है अवरक्त। अब अगर आप चाहोगे ना तो मैं इस टॉपिक पर आपकी हमारी की इन तरंगों को तीन वर्गों में क्यों डिवाइड किया गया, तो मैं इस पर आपकी एक वीडियो डाल दूंगा आपके लिए। लेकिन अभी फिलहाल हमें समझना है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। अब ये तीनों प्रकार की तरंगे जब आती हैं, तो तीनों प्रकार की तरंगे जब पृथ्वी पर आती हैं सूर्य से निकलकर, ये जो सूर्य होता है, तो ये विद्युत चुंबकीय प्रकाश की तरह आती है। अब विद्युत चुंबकीय प्रकाश को हम समझेंगे जब कभी भी मैं इन पे वीडियो डालूंगा। विद्युत चुंबकीय प्रकाश की तरह आती हैं, और विद्युत चुंबकीय प्रकाश को ही सौर ऊर्जा कह दिया जाता है। अभी केवल आप इतना समझ, विद्युत आपकी हमारी चुंबकीय दो तरंगे होती हैं, ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिन्हें कह देते हैं, इनको सौर ऊर्जा। अब सौर ऊर्जा से आपकी पृथ्वी आ गई, पृथ्वी पर तरंगे आ गई। अब ये जो पराबैंगनी तरंगे हैं ना, आपने नाम सुना होगा कि इन पराबैंगनी तरंगों को जो है वो ओजोन परत रोक लेती है। ये भाई ओजोन परत इसने रोक लिया, तो बाकी अब दो तरंगे बची, प्रकाश तरंगे और अवरक्त तरंगे, ये पृथ्वी पर आ गई। अब ये पृथ्वी पर जब आ जाती है तो इसको रफ कर दें, आपने लिख लिया होगा। अब जब ये तरंगे आ जाती हैं, क्योंकि पराबैंगनी तरंगे तो आपकी ओजोन परत के द्वारा वहीं पर आपकी रोक दी जाती है, स्टॉप कर दी जाती है। अब जब ये दो तरंगे जो होती है ना, जैसे एक तरंगा का नाम लिखा था हमने प्रकाश तरंगे, और दूसरी तरंग का नाम लिखा था हमने अवरक्त तरंगे। ये दोनों तरंगे जो होती है ना, दोनों तरंगे जब पृथ्वी पर आती हैं, देखो ध्यान से सुनना, जब पृथ्वी पर आती हैं तो होता क्या है, जैसे हम लोगों ने आपकी हमारी एक कांच का बॉक्स बनाया, देखो ये तो समझो, कांच का बॉक्स बना लेते हैं हम लोग, तो कांच के बॉक्स में होता क्या है, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा आपकी पौधा घर, है ना, जो प्लांट हाउस होते हैं पौधे घर। अब पौधे घर जो होते हैं उनमें पौधे कांच के बॉक्स में उगाए जाते हैं। अब इसमें कोई भी एक हमने आपकी हमारी प्लांट उगाया, कोई भी हमने एक पौधा उगाया, अब जब सूर्य की प्रकाश इन पर पड़ी तो प्रकाश या तो प्रकाश तरंगे गई या अवरक्त तरंगे गई, ये दोनों तरंगे यहां जाकर गिरी। अब ये जो कांच होता है ना, कांच से ये प्रकाश तरंगे तो आर पार चली जाती है, लेकिन अवरक्त तरंगे क्या होती हैं, अवरक्त तरंगे इस बॉक्स के अंदर ही आपके रुक जाती है, ये वाली जो अवरक्त तरंगे। और अवरक्त तरंगे जब इस बॉक्स के अंतर्गत रुक जाती है ना, तो वो इस बॉक्स का आपकी हमारी जो तापमान होता है, जो तापमान होता है उसे बढ़ा देती है। अब तापमान बढ़ाया, पौधा कैसा था, हरा था, तो इस हरे पौधे के अंदर का आपकी हमारी जो तापमान बढ़ाया है, वो मेनली आपकी हमारी किस आपकी हमारी भैया तरंग के द्वारा बढ़ाया गया, अवरक्त तरंग के द्वारा। अब अवरक्त तरंग के द्वारा जब इस पौधे घर का आपकी तापमान बढ़ाया गया जो हरे रंग का था, तो इसीलिए तापमान बढ़ने की स्थिति को, तापमान बढ़ने की जो स्थिति है, तापमान बढ़ने की जो स्थिति है, उस स्थिति को हम लोगों ने आपकी इस पौधे घर के नाम पर हरित गृह प्रभाव। तो हरित गृह प्रभाव कुछ नहीं होता, हरित गृह प्रभाव का मतलब ये होता है, अब परिभाषा लिखो आपकी हमारी इसकी, हरित गृह, देखो मैंने तो केवल नाम समझाया कि इसका हरित गृह प्रभाव नाम क्यों रखा गया, तो पौधे घर का तापमान बढ़ा था। अब पौधे घर का तापमान आपके बढ़ जाने के कारण उसका नाम हम लोगों ने हरे रंग के नाम पर क्या लिख दिया, हरित गृह प्रभाव। अब अगर क्वेश्चन आता है कि हरित गृह प्रभाव क्या है, तो जैसे हम बात करें कि ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, यहां से आपकी ऊष्मा आई, अवरक्त तरंगे आई और प्रकाश तरंगे आर पार होकर चली गई। अब ये जो अवरक्त तरंगे हैं, अवरक्त तरंगे, इन्होंने आपकी पृथ्वी को क्या करा, गर्म कर दिया, पृथ्वी का धरातल गर्म हो गया। अब पृथ्वी धरातल जब गर्म हो जाता है ना, ध्यान से समझना, तो अब पृथ्वी जब पूरी गर्म हो जाती है और रात के समय में, रात के समय जो ऊष्मा पृथ्वी ने ली थी, जो ऊष्मा पृथ्वी ने आपकी ली थी रात्रि के समय, इस ऊष्मा को पृथ्वी बाहर की तरफ फिर भेजती है, विकिरित करती है, विकिरण,
इसको फिर बाहर की तरफ भेजती है, विकिरित करती है। लेकिन होता क्या है, ये वाला जो आपकी आकाश होता है ना, यहाँ जो आपकी हमारी आकाश है, इस आकाश में कुछ गैसें ऐसी होती हैं, जैसे एक गैस होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस है, ऑक्साइड है ना। एक गैस आपकी यहीं पर उपस्थित होती है, जिसको हम कह देते हैं आपकी हमारी जैसे होती है मैथेन, ये वाली। इसके अतिरिक्त आपकी हमारी 4 गैसें मैं भी लिखाऊंगा। तो ये गैसें आपकी वायुमंडल में थी, पृथ्वी आपकी ऊष्मा पाकर किन्हें गर्म हो गई थी, अवरक्त तरंगों को, जिन्हें हम बात कर रहे थे अभी, अवरक्त तरंगे। अब अवरक्त तरंगों को ये वापस भेजेगी आकाश की तरफ। तो होता क्या है, जब पृथ्वी इन तरंगों को आकाश की तरफ भेजती है ना, तो ये वाली जो गैसें हैं, मैंने जो नाम लिखे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मैथेन होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है आपकी N2O, एक ओजोन सॉरी आपकी हमारी ओजोन होता है, O3 होता है, एक आपकी हमारी गैस होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC होता है, और एक होता है जलवाष्प। ये बहुत सारी कुछ चुनिंदा गैसें हैं, CO2 है, मैथेन CH4 होता है, NO2 होता है, O3 होता है, जलवाष्प और CFC। ये गैसें ना, जो पृथ्वी ऊष्मा बाहर भेजती है, इस ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है। देखो ध्यान से समझना, अवशोषित कर लेती है, ग्रहण कर लेती है। तो अब पृथ्वी से तो ऊष्मा चली गई, और जाने के बाद आपकी वो आकाश में नहीं पहुंची, बल्कि इन गैसों ने रोक ली। तो ये गैसें जब ऊष्मा को रोक लेती है ना, तो फिर इन्हीं गैसों के द्वारा इस ऊष्मा को वापस आपकी पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। अब पृथ्वी का जो तापमान होता है, वो कैसे हो जाता है, बढ़ जाता है। और इसी तापमान बढ़ने की स्थिति को क्या कह देते हैं हम लोग, हरितगृह प्रभाव। ये है नाम, हरितगृह का प्रभाव का नाम इसके ऊपर रखा गया। तो अब आप परिभाषा लिखो, अब परिभाषा लिखो आप सब लोग, आपकी हमारी परिभाषा जो है, देखो ऐसे लिखना कि हरितगृह प्रभाव क्या है। ये एक आपकी हमारी परिभाषा है, ये परिभाषा लिखो। तो परिभाषा में आपकी हमारी लिखा जाएगा डेफिनेशन की व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरितगृह प्रभाव क्या है। तो इसका आंसर होता है कि जब वायुमंडल में स्थित मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड का मतलब होता है अवरक्त, जब वायुमंडल में स्थित मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड यानी अवरक्त तरंगों का अवशोषण करके पृथ्वी का तापमान में वृद्धि की जाती है, तब इस स्थिति को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। ये देखो, ये पूरी परिभाषा है कि जब वायुमंडल में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी ऐसे हैं, लेकिन मुख्य रूप से CO2 द्वारा इंफ्रारेड तरंगों का अवशोषण करके तापमान में वृद्धि की जाती है, तो इस वाले प्रभाव को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कह देते हैं। एक बड़ी अच्छी परिभाषा सबसे ज्यादा आती है एग्जामों में। एक और लिख लो, देखो ऐसे भी कह सकते हैं, ये वाली एक और लिखना आपकी हमारी, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने इसका सबका। एक चीज होती है आपकी, देखो ऐसे भी कह सकते हैं कि हरितगृह प्रभाव क्या है। एक क्वेश्चन ये भी होता है कि जब किसी भी ग्रह या उपग्रह के तापमान में वृद्धि होती है, किसी भी ग्रह या उपग्रह के तापमान में वृद्धि होती है, तब इस घटना को, ये वाली जो घटना होती है, तब इस घटना को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ऐसे भी आ सकता है, लेकिन मेन परिभाषा CO2 के द्वारा इंफ्रारेड का अवशोषण या ग्रह या उपग्रह किसी भी प्लेनेट या सैटेलाइट के आपके टेम्परेचर में हुआ इंक्रीमेंट आपकी हमारी क्या कहलाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। अब यहां पर भी एक बात है, लिख लेना आपकी हमारी सबसे पहले। अब देखो, ऐसी कोई भी गैस
जो किसी भी ग्रह या उपग्रह के तापमान में वृद्धि कर रही है या फिर आपकी इंफ्रारेड विकिरण या अवरक्त तरंगों को अवशोषित कर रही है, तो उस गैस के द्वारा टेम्परेचर में वृद्धि कराई जा रही है आपकी उस ग्रह या उपग्रह के, उस वाली गैस को आपकी क्या कह देते हैं, हरित ग्रह प्रभावित गैस। और जो देश अपने देश के अंदर आपकी हरित ग्रह प्रभावित गैसों को उत्पादन को बिल्कुल जीरो कर देता है, उसको क्या घोषित कर दिया जाता है, आपकी नेट शून्य। देखो कितना बड़ा टॉपिक है, तो आपको आप ये पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। आप एक आंकड़ा लिख लें आपकी हमारी जल्दी से, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरित ग्रह प्रभावित गैसें आपकी हमारी कितनी है, तो हरित ग्रह प्रभावित आपकी हमारी गैसें जो होती है उनकी संख्या भैया आपकी हमारी 6 है। मैं उनके नाम लिख देता हूं, मैं इनके नाम लिख देता हूं। हरित ग्रह प्रभावित गैसों में सबसे ज्यादा योगदान देने वाली गैस जो है जलवाष्प है। जलवाष्प हरित ग्रह प्रभाव में योगदान देती है 36 से 72%। जलवाष्प का मतलब होता है आपकी हमारी जो आपकी एक तरीके से जल हुआ, जल को आपकी हम उबालते हैं, उससे जो आपकी वाष्प या एवापोरेशन रिएक्शन से जो क्रिएट होती है, तो सबसे ज्यादा हरित ग्रह प्रभाव में योगदान देने वाली गैस पहले नंबर की कौन सी है, जलवाष्प। दूसरे नंबर की सर्वाधिक आपकी हमारी योगदान देने वाली हरित ग्रह प्रभाव में गैस आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान आपकी हमारी जो रहता है वो लगभग 9 से 27% रहता है हरित ग्रह प्रभाव में। दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा योगदान देने वाली गैस जो होती है वो मैथेन है, इसको हम कह देते हैं CO2, और ये होता है आपकी H2O, ये CO2 है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। मैथेन तीसरी सर्वाधिक गैस है आपकी योगदान देने वाली हरित ग्रह प्रभाव में आपकी हमारी, इसका रासायनिक सूत्र होता है CH4, और इसके द्वारा योगदान दिया जाता है 4 से 9%, है ना। चौथे नंबर पर सर्वाधिक आपकी हमारी योगदान देने वाली जो हरित ग्रह प्रभावित गैस होती है वो होती है ओजोन। ओजोन का रासायनिक सूत्र होता है O3, और इसका योगदान है आपकी 3 से 7%। उसके बाद पांचवें नंबर की गैस आपकी हरित ग्रह प्रभाव में योगदान देने वाली जो होती है, पांचवें गैस आपकी हमारी होती है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड, और नाइट्रस ऑक्साइड आपकी हमारी, इसका फॉर्मूला होता है N2O, इसका योगदान होता है आपकी हमारी 2 से 3%, ठीक है। उसके बाद छठे नंबर पर आपके सर्वाधिक योगदान देने वाली आपकी हमारी गैस जो होती है वो होगी आपकी हमारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपकी हमारी, मैं इसका फॉर्मूला देखो यहां लिख देता हूं, CFC है, और इसका योगदान होता है आपकी हमारी 1 से 2%। तो कितनी गैसें हैं हरित ग्रह प्रभाव में योगदान देने वाली? 6। सबसे ज्यादा ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा, तो सबसे ज्यादा योगदान देने वाली गैस कौन सी होगी? वैसे ज्यादातर आपके एग्जामों में जो आएगा ना वो आपकी हमारी कौन सा आता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो देश इन गैसों का सर्वाधिक उत्पादन करता है वो मान लिया जाता है कि सबसे अधिक कार्बन का उत्पादन कर रहा है। जो देश इन गैसों का सबसे कम उत्पादन करता है वो मान लिया जाता है कि कार्बन का सबसे कम उत्पादन कर रहा है। तो कार्बन के उत्पादन करने से मतलब अकेली कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन करना नहीं है, बल्कि 6 की 6 गैसों का उत्पादन करना है। अब एक नया आंकड़ा लिख लो आप लोग आपकी हमारी, और इस वाले आंकड़े को आप सब लिखें, और आंकड़ा ये है, अभी एक रिपोर्ट आई है आपकी हमारी, उस रिपोर्ट में आपकी हमारी कहा गया है आपकी ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट। देखो एक रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट आपकी हमारी आई है अभी फिलहाल में 2022 ईस्वी में, कोप का जो 27वें नंबर का शिखर सम्मेलन शर्म एल शेख में हुआ। और इस रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में सर्वाधिक कार्बन का उत्पादन करने वाला देश जो है, सर्वाधिक कार्बन का उत्पादन करने वाला देश है, और वो है आपकी चीन। ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 31% करता है कार्बन का उत्पादन। दूसरे नंबर पर आपकी हमारी इसमें है अमेरिका। अमेरिका करता है आपकी 14%, है ना। तीसरे नंबर पर है आपकी यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ को मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी आप लिख लें फिलहाल। यूरोपीय संघ पूरी दुनिया में सर्वाधिक कार्बन का उत्पादन करता है आपकी हमारी 8%। और उसके बाद आपकी चौथे नंबर पर है आपकी हमारी भारत, और भारत आपकी कार्बन का उत्पादन करता है आपकी 7%। ये एक रिपोर्ट है। और नई रिपोर्ट को आप जरूर याद रखें, चाइना है, अमेरिका है, यूरोपीय संघ है और भारत है। अब भारत की जनसंख्या तो चाइना के लगभग आसपास ही है, लेकिन भारत फिर भी मात्र 7% है, और देखो चाइना 31% है। तो एक नए आंकड़े हैं।
और ये पूरा ग्रीन हाउस आपकी हमारी इफेक्ट है, 6 गैसें योगदान देती है, लेकिन इतने से काम नहीं चलता, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब आप इनके प्रभाव से आपकी हमारी अलग पड़े, जैसे हम आपकी हमारी एक मैं बात बता देता हूँ, पूरी दुनिया में सबसे पहले ग्रीन हाउस प्रभावित गैसों की खोज 1824 ईस्वी में करी गई थी आपकी, और उनका नाम था जोसेफ फोरियर के द्वारा। जोसेफ फोरियर ने पूरी दुनिया में सबसे पहले यहाँ ग्रीन हाउस प्रभावित गैसों की खोज करी है, तो ये नाम लिख लेना आप लोग आपकी हमारी। और हम इस क्लास को कंटिन्यूली शायद कोशिश करेंगे कि ग्रीन हाउस से रिलेटेड आपकी हमारी टॉपिक पूरा हो जाए, क्योंकि जिस समझौते पर भारत के द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं, जो हम पहले पढ़ रहे थे आपकी हमारी FTLEDS, वो ऐसे देशों का आपकी हमारी एक समूह है, जो मैं शुरू में बता रहा था, ऐसे देशों का समूह है आपकी हमारी जो देश अपने देशों में कार्बन के उत्पादन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्हीं से रिलेटेड आपकी हमारी तथ्यों पर आपके साथ फिर कभी बात करेंगे आपकी, या कल नेक्स्ट क्लास में आप बात करेंगे। स्किप ना करें, कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपकी हमारी इस बारे में जानकारी पहुंचाएं कि कैसे जीएस पढ़नी है। और आपसे इन्हीं तथ्यों के साथ आपकी कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड नाइट।